मैंने कल वीडियो के लास्ट पे क्या कहा था कि इंडिया ये मैच अभी तक हरा नहीं है। अगर न्यूजीलैंड को 200 250 में अगर हम ऑल आउट कर देंगे, फिर सेकेंड इनिंग्स पे अगर इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा करता है तो इंडिया इधर से मैच जीत सकता है। और तब आप सब कहोगे जो कल तक रोहित शर्मा को गाली दे रहे थे, ब्लेम कर रहे थे कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत के बैटिंग क्यों लिया, रोहित शर्मा ने 3 स्पिनर्स को क्यों खिलाए, सब करेक्ट डिसीजन हो जाते अगर इंडिया न्यूजीलैंड को कम रन पे आउट करके सेकेंड इनिंग्स में बड़ा स्कोर खड़ा कर दे और न्यूजीलैंड अगर लास्ट डे पे बैटिंग करने आए तो सब फैसला रोहित शर्मा का सही निकलता। ये चीज मैंने कल ही कह दिया था। न्यूजीलैंड कल तक शायद 180 फॉर 3 था और आज सुबह 233 पे 7 हो चुके थे। आज सुबह के फर्स्ट 14 ओवर्स में 53 रन आया था और 4 विकेट गिर चुका था। 233 फॉर 7। इधर से अगर इंडिया न्यूजीलैंड को 280 पे भी ऑल आउट कर देता ना, अभी तक इंडिया ये मैच कंप्लीटली अपनी तरफ कर लेता, न्यूजीलैंड को बिल्कुल ही बैकफुट पे डाल देता। अगर न्यूजीलैंड को 280 पे ऑल आउट कर लेता तो न्यूजीलैंड के पास लीड कितना होता है, अप्रॉक्स 240 का। इतना रन तो हमने एक सेशन पे बना दिया आज। इतना रन हमने एक सेशन पे बना दिया। अगर 240 का लीड पे न्यूजीलैंड को हम आउट कर देते, उस रन को हम आज ही खत्म कर दिया, फिर और 2 दिन बाकी है टेस्ट मैच का। अगर 175 से 200 का भी टारगेट देते हम न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड इस पिच पे 5th डे में स्पिनर्स के सामने टिक नहीं पाते। इस बात का एश्योरिटी मैं आपको देता हूं। 233 फॉर 7। इधर से कहां से गलती हुआ इंडिया से कि न्यूजीलैंड ने 356 का लीड लिया। इधर से न्यूजीलैंड 402 बनाता है। एक टाइम पे सुबह के पहले 14 ओवर पे 53 रन पे 4 विकेट गिर गया था। जिस सब जब टीम सऊदी बैटिंग करने आया, सचिन रविंद्र और टीम सऊदी के बीच एक पार्टनरशिप हुआ, जब दोनों एंड से स्पिनर्स आ गया, पूरा मैच हमसे दूर चला गया उस टाइम पे। क्या गलती रोहित शर्मा का है? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा इतना बिलो एवरेज कैप्टन है कि जब पता लग रहा है कि दोनों तरफ से स्पिनर्स को मार पड़ रहा है फिर भी पेसर्स को बॉल नहीं देंगे। मुझे लगता है फिटनेस का इशू है जो जसप्रीत बुमराह को है। सुबह को पहले 9 ओवर स्पिनर्स ने डाला, आज सुबह फर्स्ट 9 ओवर स्पिनर ने डाला जिसमें 4 ओवर जसप्रीत बुमराह का था। जसप्रीत बुमराह का सेकंड स्पेल डायरेक्टली लंच के बाद आता है। डायरेक्टली लंच के बाद मतलब जसप्रीत बुमराह के एक स्पेल में 4 ओवर, फिर 1.5 घंटे के जसप्रीत बुमराह को रेस्ट चाहिए, फिर ही जसप्रीत बुमराह अगला स्पेल डाल पाता है। मुझे वरना रोहित शर्मा इतना तो बेवकूफ नहीं है कि जब सऊदी बैटिंग करना आया, 1-2 रन उसको पड़ गया तो रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह के पास नहीं जाएगा और नहीं बोलेगा नहीं कि बुमराह तू 2-3 शार्प बाउंसर डाल सऊदी को। अगर कोई पेसर है जो आपको विकेट लेकर दे सकता है, जो वर्ल्ड का बेस्ट पेसर है, उसका फर्ज क्या है कि जब विकेट नहीं आ रहा, चलो आपने 4 ओवर के एक स्पेल डाल लिया, फिर आपने 30 मिनट्स रेस्ट ले लिया, एटलीस्ट आप 2 ओवर तो डाल ही सकते हो अपने सेकंड स्पेल में, एटलीस्ट 2 ओवर। जसप्रीत बुमराह सही नहीं हुआ यार। और मैं इसलिए श्योरिटी हूं कि जसप्रीत बुमराह का फिटनेस का इशू है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह 4 ओवर का स्पेल डाला सुबह को, फिर डायरेक्ट लंच के बाद आया, लंच के बाद फिर से 4 ओवर डाला, फिर से जसप्रीत बुमराह गायब हो गया था। फिर कुलदीप यादव आ गए थे जसप्रीत बुमराह के एंड से। तो जसप्रीत बुमराह से 4 ओवर से ज्यादा का स्पेल नहीं होता है, फिर उनको 1 घंटे का रेस्ट कम से कम चाहिए। आज तो सुबह को 1.5 घंटे का रेस्ट ले लिया था। अगर आप न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देखो, जो विलियम रूर्क है, उनका यंगस्टर विलियम रूर्क, उसने आज आज लास्ट स्पेल पे पहले 4 ओवर डाला, 15 मिनट का रेस्ट लिया, फिर से उसे 3 ओवर का एक्सपेल डाल के गया। वो 15 मिनट की रेस्ट के बाद फिर से वो 3 ओवर के एक्सपेल डाल के गया। तो क्या जसप्रीत बुमराह से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जब विकेट ले ही नहीं पा रहे हमारे स्पिनर, सऊदी और सचिन रविंद्र का पार्टनरशिप तोड़ ही नहीं रहा है, तो क्या जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर के एक्सपेल नहीं डाल सकता था? सिराज तो अच्छा बॉल डाल ही नहीं रहा था, सिराज से बॉल डलवा कुछ फायदा ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह वो बॉलर है जो कभी भी आके विकेट ले दे सकता है। अगर जसप्रीत बुमराह अगर इतना डेलिकेट है ना, इतना डेलिकेट कि आपका वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ता है हर एक सीरीज में, ठीक है, आपको हम लोग हर एक सीरीज खिलाते भी नहीं है। जो मैच खेल रहे हो, जहां पे हम प्रेशर पे है, जहां पे आपकी जरूरत है, उधर भी अगर आपको 1-1.5 घंटा का रेस्ट चाहिए हर एक स्पेल के बीच, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दिन खराब चाहिए एक बड़ा टूर्नामेंट और एक बड़ा सीरीज हारने के लिए। मान लो ये बीजीटी का सीरीज डिसाइडर मैच था, अगर होता बीजीटी का सीरीज डिसाइडर मैच, या फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल का एक मैच होता जिसमें एक दिन अगर कोई 2 बैट्समैन टिक जाता है ऑस्ट्रेलिया का, और जसप्रीत बुमराह 4 ओवर का स्पेल डाल के टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, और हमारे स्पिनर्स विकेट नहीं ले पा रहे, तो कौन डालेगा बॉल? एक दिन चाहिए होता है, एक दिन खराब जाएगा ना। आप एक डब्ल्यूटीसी फाइनल हार जाओगे, आप बीजीटी हार जाओगे, सिर्फ एक दिन खराब जाने से। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिया के टीम में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। मस्ट है, कंपलसरी है कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया को चाहिए ही चाहिए।
वरना फंस जाओगे। और मैं जसप्रीत बुमराह को कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर उनका हेल्थ ऐसा है, अगर थोड़ा बहुत डर लगता है मैनेजमेंट को भी कि जसप्रीत बुमराह को अगर लंबा स्पेल देंगे तो क्या पता बिजली से पहले इंजर्ड हो जाएगा, ये भी एक डर रहता है। तो भाई साहब हमें एक एक्स्ट्रा पेसर हमेशा खिलाना पड़ेगा, अगर स्पिन फ्रेंडली पिच भी है तो, क्योंकि हमारे पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है टीम में। आप फंस जाओगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इतना बेसिक गलती कभी नहीं हो सकता है, मैं लिख के दे सकता हूँ। जो रोहित शर्मा को हेट करते भी मान जाएंगे, इतना बेसिक गलती की सुबह पहले सेशन में 31 ओवर्स हुआ, उसमें पहला 9 ओवर पेसर्स ने डाला, उसके बाद पेसर्स को एक भी ओवर नहीं दिया गया। सीधा लंच से पहले एक ओवर, जब नया बॉल मिला था 81st ओवर नया बॉल आया था, तब सिराज ने बॉल डाला था एक ओवर लंच से पहले। इतना बेसिक गलती रोहित शर्मा से नहीं हो सकता है। ये फिटनेस का इशू है, मैनेजमेंट को डर है कि बुमराह इंजर्ड हो जाएगा ज्यादा बॉल डालेगा तो। 30-40 मिनट्स रेस्ट के बाद 2 ओवर तो बुमराह डल ही सकता है यार, डल ही सकता है। आप बात करते हैं रचिन रविंद्र के बारे में, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, कि जब इंडिया सॉरी न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का एक टेस्ट मैच था इंडिया में नोएडा पे, जो बारिश की वजह से नहीं हुआ था, ठीक है। उधर एक टेस्ट सीरीज था, फिर न्यूजीलैंड का नेक्स्ट टेस्ट सीरीज था, श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच, फिर इंडिया में 3 टेस्ट मैच। रचिन रविंद्र उस अफगानिस्तान मैच से 3 हफ्ते पहले इंडिया में आ चुका था अकेले। रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड की टीम के साथ ट्रेवल नहीं किया था, वो 3 हफ्ते पहले इंडिया में आ चुका था। वो अफगानिस्तान सीरीज से पहले 3 हफ्ते पहले आ चुका था, तब चेन्नई पे और चेपॉक पे तमिलनाडु के जो नेट बॉलर्स है उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहा था, कि ताकि वो इंडिया की कंडीशन पे अच्छा बैटिंग करे। और मैंने ये चीज पहले भी देखा है, शायद केविन पीटरसन ने किया था 2004-5 में, कि वो 1 महीने पहले आ गए थे इंडिया में अकेले, केविन पीटरसन, ताकि वो इंडिया में आके इंडिया के नेट बॉलर्स को खेले और बेटर करे इंडिया में। क्योंकि गिन चुन के बहुत कम बैट्समैन है सेना कंट्रीज के जो इंडिया में टेस्ट में अच्छा करते हैं, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, चाहे वो जो रूट हो, माइकल क्लार्क हो, ठीक है। बहुत कम बैट्समैन, केविन पीटरसन हो, जो अच्छा करते हैं इंडिया में टेस्ट, रेड रेड बॉल क्रिकेट में भी इंडिया में आके। रचिन रविंद्र के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया है आज, बहुत कम बैट्समैन इस तरीके का बैटिंग करता है। मैंने एक चीज बहुत बार रिपीट पे कहा है, हमेशा कहता हूं कि 3 स्पिनर्स है, एक शाहिद अफरीदी, एक रविंद्र जडेजा, एक अक्षर पटेल। अगर इन 3 स्पिनर्स के अगेंस्ट आप लेट कट करोगे, बैकफुट पे जाके लेट कट करोगे, 90% चांस है कि आप आउट ही होगे, क्योंकि इतना तेज फेंकते हैं लोग हवा में। आज रचिन रविंद्र ने जडेजा को जिस तरीके से मारा है, कुलदीप को भी, फ्रंट फुट के बॉल को भी बैक फुट पे जाके लेट कट कर रहे थे। इवन आफ्टर द फैक्ट दैट कि जडेजा ने एक स्लिप लिया था, एक बैकवर्ड पॉइंट लिया था, एक डीप पॉइंट लिया था, फिर भी उसको गैप मिल रहा था। तो आप सोचो, इसने जो हार्डवर्क किया है ना 3 हफ्ते पहले अकेले आके, वो शो करते कि कितना हंगर है इसके अंदर, कितना डिटरमाइंड है। बहुत कम बैट्समैन इस तरीके से खेलता है, क्योंकि जो डेवन कॉनवे के नहीं था वो भी अच्छा नहीं था, लेकिन डेवन कॉनवे किस तरीके का शॉट ज्यादा खेल रहा था, वो स्वीप रिवर्स स्वीप कर दे स्पिनर्स को, ज्यादातर बैट्समैन यही करता है। बेन डकेट जो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है इंडिया में आके, वो भी स्वीप रिवर्स स्वीप करता है। इनफैक्ट जो रूट भी बहुत ज्यादा स्वीप करता है। रचिन ज्यादा स्वीप नहीं कर रहा था, उसने फ्रंट फुट का बॉल भी बैक फुट पे लेट कट किया है। जो बॉल आगे गिरा है कुलदीप का और अश्विन का, जो बॉल थोड़ा फुलर लेंथ पे था, कदमों का इस्तेमाल करके उसको ऑलमोस्ट स्लॉट का बॉल बना दिया है, फिर सामने की तरफ शॉट खेला है। और कुलदीप की ओवर पिच बॉल को स्लॉक स्वीप किया है, बहुत बड़े बड़े छक्का मारा है मिड विकेट के ऊपर से। बेहतरीन शानदार नॉक खेला है। मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से बैट्समैन सेना कंट्री से आके इस उम्र पे इतना अच्छा करके गया है। रचिन रविंद्र 157 बॉल्स पे 134 बना के आउट हुआ है, 85 का स्ट्राइक रेट है। टीम सऊदी 73 बॉल्स पे 65, 4 सिक्सेस। अश्विन को 2 छक्का मारा सामने बढ़ के कदमों का इस्तेमाल करके, लेकिन जो सिराज को मारा है, सिराज के 2 आधे लेंथ का डिलीवरी जो था ना, शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, उस पे आगे बढ़ के पुल किया है। मतलब रोहित शर्मा को चैलेंज कर दिया, इस तरीके का पुल शॉट खेला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेहतरीन बैटिंग किया दोनों ने। 137 रन का पार्टनरशिप हुआ था इन दोनों के बीच 132 बॉल्स पे, 132 बॉल पे 137 रन का पार्टनरशिप। वो तो लंच के बाद सिराज आके एक बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी डाला है, स्लोअर वन, जिसपे सऊदी फंस गया था। उसके बाद भी रचिन ने 1-2 शॉट मारा है। 402 बना के ऑल आउट हुआ है न्यूजीलैंड, 356 रन का लीड लिया, 356। एक जडेजा को छोड़ के किसी ने भी ढंग का बॉलिंग नहीं किया, एक बॉलर जडेजा को छोड़ के अच्छा बॉलिंग नहीं डाला है। आप सोचो ना, अगर ये 356 रन का लीड नहीं होता ना, इंडिया अभी तक मैच पे पूरे तरीके से वापस आ जाता, पूरे तरीके से। न्यूजीलैंड आज सो नहीं पाता, जिस तरीके का बैटिंग इंडिया ने सही इनिंग्स पे किया है। अब रोहित शर्मा और जायसवाल आते हैं ओपनिंग करने, बहुत अच्छा बैटिंग हो रहा था, बहुत क्लीन बैटिंग हो रहा था। ऐसा नहीं है कि हम बस डिफेंस पे डिफेंस करे जा रहे हैं,
माइंडसेट क्लियर था क्योंकि 3 दिन अभी भी पड़ा था। 2.5 सेशन, 2 दिन और एक आधा सेशन पड़ा था, 1 सेशन पड़ा था। तो माइंडसेट क्लियर था कि रन बनाना है हमें। न्यूजीलैंड को दोबारा बैटिंग पे लाना है। वो ड्रॉ वाला चला गया, मैंने पहले ही बात किया है। ड्रॉ वाला तो हम सोचते भी नहीं आजकल क्रिकेट में। दोनों बहुत ही क्लीन बैटिंग कर रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड के फील्डर्स हमसे इस मैच पे बहुत ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा आगे। ये जो कुछ फील्डिंग एफर्ट्स आप देख लो, इस तरह का फील्डिंग एफर्ट्स ना बैट्समैन पे थोड़ा बहुत प्रेशर डालता है। जहां पे 2 रन मिलना मिलना चाहिए था, वहां पे 1 रन आ रहा है। जहां पे 4 रन मिलना चाहिए था, 2 रन आ रहा है। थोड़ा बहुत प्रेशर तो बनता ही बनता है बैट्समैन पे कि आप इजी रन नहीं दे रहे हो। बेहतरीन फील्डिंग किया है पूरे मैच पे न्यूजीलैंड ने। फिर एजाज पटेल के एक बॉल पे जो आधे पिच का डिलीवरी था, वंस अगेन अगर वो बैकफुट पर रहता कट कर सकता था। आधे पिच के डिलीवरी पे बॉल हाथ से छूटने से पहले ही जसफल आधे पिच पे आके खड़ा हो गया। वो भी बॉल के एंगल से दूर भाग रहा था। बॉल इस तरफ से आ रहा था, वो उस तरफ जा रहा था। मतलब वो इनसाइड आउट खेलने की ट्राई कर रहा था। बीट हो गया बुरी तरीके से, बहुत ही केयरलेस शॉट था। उसके बाद रोहित शर्मा 50 बना के डिफेंस किया एजाज पटेल के एक बॉल को, इनसाइड एज लग के स्टंप पे चला गया और बहुत तेजी से जाके स्टंप पे लगा है। रोहित शर्मा के पास कुछ भी टाइम नहीं था उस बॉल को हटाने के लिए। बहुत ही अनलकी मानेंगे रोहित शर्मा। जब तक बैटिंग के काफी अच्छा बैटिंग किया, और रोहित शर्मा का तो एक बात है ही कि जब तक पिच पे रहता है रन आता रहता है। ऐसा नहीं होता कि रोहित शर्मा 100 बॉल पे 20 रन पे खेल रहे हैं। रोहित शर्मा जब तक रहता है एक रन आता ही रहता है, फ्लो रहता है। आप विराट कोहली और सरफराज खान पिच पे होते हैं, जो विराट कोहली का पहले 15 बॉल था ना, सच में कह रहा हूं मुझे लग रहा था कि पता नहीं टेस्ट करियर शायद खत्म होने वाला है विराट कोहली का, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था। एक तो एजाज पटेल का जो आर्म बॉल था जो सीधा निकल गया, उस पे बीट हो गया था, उस पे बीट हो गया और 1 इंच वो बॉल अंदर होता ना, विराट कोहली को ऑफ स्टंप उखाड़ जाता पहले 15 बॉल में। फिर शायद साउदी या फिर रुक के एक बॉल पे बीट हुआ था, सीधे बॉल पे बीट हो रहा था। लेकिन फिर जब एक कवर ड्राइव लगा, उसके बाद इतने बेहतरीन शॉट खेले। एक एजाज पटेल को सामने बढ़ के छक्का मारा, शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द डे। विराट कोहली की यही खासियत है कि जब खेलता है ना, रन तो सबने बनाया, रचिन ने बनाया, साउदी ने बनाया, रोहित शर्मा ने बनाया, सरफराज बनाया, लेकिन जब विराट कोहली के बैट से शॉट निकलता है, लगता नहीं है कि इससे ब्यूटीफुल बैट्समैन कोई भी है। फिर स्वीप पे चौका मारा 2-3, स्वीप पे विराट कोहली आजकल स्वीप शॉट खेल रहे हैं। ये शायद आईपीएल से स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर आईपीएल से, कि बहुत ज्यादा स्वीप खेलते हैं विराट कोहली, स्पिनर्स को स्लॉक स्वीप भी खेलते हैं बहुत ज्यादा। बेहतरीन बैटिंग किया सरफराज वंस अगेन। मुझे नहीं लगता इस करंट टीम में, जो भी इंडिया के करंट टीम में, तीनों फॉरवर्ड मिला के कह रहा हूं, स्पिनर्स को सरफराज से बेटर कोई भी खेलता है। एक वीरेंद्र सहवाग थे जो ऑफ स्पिनर को बॉलर नहीं मानता था। एक सरफराज खान है जो किसी भी तरीके की स्पिनर को बॉलर नहीं मानता है। इतना ब्यूटीफुल बैटिंग सरफराज खान स्पिनर्स के अगेंस्ट करता है। अगर सरफराज खान पेसर के अगेंस्ट अपने टेक्निक पे काम कर लेगा ना, बस विकेट थ्रो नहीं करेगा ना पेसर्स के अगेंस्ट, वो बहुत लंबा खेल जाएगा। बस मैनेजमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो सरफराज के साथ, कि गिल वापस आ गया तो इसको ड्रॉप मत कर दो। थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, वो परफॉर्म करके देगा, पक्का देगा, वो परफॉर्म करके देगा। सरफराज और विराट कोहली के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप होता है 100 रन का, और बहुत जल्दी रन आ रहा था, ऑलमोस्ट 5.8 के रन रेट से रन आ रहा था। तो न्यूजीलैंड तो प्रेशर पे आ चुका था बहुत गंदे तरीके से। हालांकि बीच में एक कैच एजाज पटेल से ड्रॉप हो गया था स्लिप पे। ड्रॉप तो नहीं कहूंगा क्योंकि हाथ नहीं लगा था, पैर के बीच से चला गया था बॉल। लेकिन दिन का जो लास्ट बॉल था आज, दिन के लास्ट बॉल में ग्लेन फिलिप्स ने एक बेहतरीन बॉल डाला था। अगर आपने उस बॉल को देखा, जो विराट कोहली बैकफुट फ्रंट फुट पर डिफेंस कर रहा था, वो बॉल गिर के ना वो ऊपर ही उठ रहा था, एलिवेट हो रहा था, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिला। और विराट कोहली को ये अच्छा बॉल मिलता है, पता नहीं कहां से एक अच्छा बॉल विराट कोहली को गिर जाता है। अगर आप देखो जहां पे वो कैच विराट कोहली का कैच किया कीपर ने, उसका हाथ ऊपर ही जा रहा था, मतलब बॉल अभी भी ऊपर ही चल रहा था। बहुत बेहतरीन बॉल था, आउटसाइड एज और कैच आउट। दिन के लास्ट बॉल पे 70 रन बना के विराट कोहली आउट है। ब्यूटीफुल नॉक था, ब्यूटीफुल नॉक था। 100 आता तो अच्छा लगता, लेकिन क्या कर सकते, ऐसे बॉल पे आप विकेट तो दोगे ही। मतलब कुछ नहीं कर सकते। विराट कोहली का लक खराब है कि ऐसा बॉल गिर गया एक, क्योंकि जिस तरीके से कीपर ने पकड़ा है, बेहतरीन कैच था, बॉल अभी भी ऊपर ही जा रहा था। सरफराज अभी भी 70 पे नॉट आउट है, और इंडिया अभी भी 125 रन पीछे। 125 रन सुनने में लगता है कि बड़ा है, लेकिन बहुत कम है। अभी भी 7 विकेट हाथ में इंडिया का, 2 दिन मैच का बाकी है। अगर इंडिया 150 का भी टारगेट दे दे न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड इस पिच पे बैटिंग करना आए, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड फंस सकता है। जिस तरीके का स्पिन को खेलते हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन, आपने देखा ना, जडेजा के स्ट्रेट बॉल पे बोल्ड हो गया था आज मैट हेनरी, ग्लेन फिलिप्स। न्यूजीलैंड फंस सकता है। इस मैच का रिजल्ट पता है कौन डिसाइड करेगा? केएल राहुल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर केएल राहुल पे एक प्रेशर भी रहेगा कि सरफराज ने रन बना दिया, ऐसा ना हो कि गिल आ जाएगा, जब फिट हो जाएगा, केएल राहुल को टीम से निकाल दो, सरफराज टीम में रह जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। और मैं चाहता हूं सरफराज रहे टीम में, सरफराज रहे टीम में, कि वो परफॉर्म करके दे।
उसको अंदर बाहर करके कभी उसका बेस्ट नहीं आएगा, बेस्ट कभी नहीं आएगा। और केएल राहुल पे प्रेशर होगा कि कहीं सरफराज मुझे रिप्लेस ना कर दे, ये प्रेशर रहेगा कि वो जिस तरीके का इनिंग सरफराज खेल रहा है, प्रेशर रहेगा केएल राहुल पे, पक्का रहेगा। तो केएल राहुल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कल। अगर केएल राहुल एक लंबा इनिंग्स खेलता है, इंडिया एक लंबा टारगेट देता है, लंबा मतलब इतना भी लंबा नहीं, 200 का टारगेट भी मुझे लगता है एनफ होना चाहिए न्यूजीलैंड के लिए इस पिच पे। केएल राहुल के हाथ पे कल बहुत कुछ है, और मैं मान जाऊंगा अगर कल केएल राहुल एक बेहतरीन नॉक खेल के जाता है, 100 रन का एक नॉक खेल जाता है पूरा दिन, कल अगर इंडिया बैटिंग कर जाता है लास्ट सेशन तक, है ना, मान जाऊंगा मैं केएल राहुल को। जितने भी गलतियां उसने करियर पे किया 10 साल में, सब भूल जाऊंगा। बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कल केएल राहुल क्या करता है, क्योंकि अभी विकेट गिरा है, फिर बैटिंग करने कौन आएगा? ऋषभ पंत, उसका पैर में थोड़ा प्रॉब्लम पता है, और ऋषभ पंत का कुछ भरोसा नहीं, हालांकि टेस्ट में अच्छा करता है, लेकिन वो एक शॉट मार के आउट भी हो सकता है। फिर केएल राहुल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, जडेजा है, अश्विन है, कुलदीप भी बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं तो देखना चाहूंगा कि केएल राहुल क्या करता है। सरफराज ने तो अपना काम कर दिया, आई होप कि बहुत बड़ा इनिंग्स खेल जाए इधर से सरफराज, लेकिन उसने तो अपना काम कर दिया ना, 70 बना कभी भी नॉट आउट। केएल राहुल पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और अगर केएल राहुल कल कर जाए ना, मैं मान जाऊंगा सच में कि केएल राहुल अकेले अपने दम में पहली बार जिंदगी में अंडर प्रेशर कुछ अच्छा कर दिया है और इंडिया को जीता का है। मैं मान जाऊंगा अगर केएल राहुल कर दे तो, और मैं चाहता हूँ वो करे, मैं चाहता हूँ वो करे। और उसके लिए उसके करियर की पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा होगा अगर केएल राहुल कल अच्छा करता है, क्योंकि अंडर प्रेशर केएल राहुल कभी भी अच्छा नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ केएल राहुल करे, और केएल राहुल अच्छा कर जाएगा ना, इस मैच का मुझे लगता है रिजल्ट आएगा इंडिया की तरफ, अगर केएल राहुल एक बड़ा इनिंग्स कर दे तो। देखते कल क्या होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।